आज के इस वीडियो में अपन क्या करने वाले हैं, अकाउंटिंग ईयर करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? अकाउंटिंग ईयर। सबसे पहले मेरे को बता, ईयर का नाम जानते हो? ईयर मतलब क्या होता है? साल। तो हम लोग अकाउंट्स में आ गए, अकाउंटिंग फील्ड में आ गए, कॉमर्शियल फील्ड में आ गए, तो हमको दो तरीके के सालों को देखना पड़ेगा। दो तरीके के ईयर होते हैं हमारे सामने। ईयर का मतलब होता है पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। पीरियड ऑफ 12 महीने का जो टाइम पीरियड होता है ना बेटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईयर बोलते हैं। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो देयर आर हाउ मेनी मंथ्स? 12। तो जब 12 महीने का जो टाइम पीरियड होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईयर बोलते हैं। तो अब ईयर दो तरीके से होता है। एक होगा हमारा कैलेंडर ईयर। कौन सा ईयर? कैलेंडर ईयर। और ये कैलेंडर ईयर आपको बहुत अच्छे से पता है। कैलेंडर ईयर मतलब दिसंबर जाने के बाद हमारे घर में क्या आता है? एक नया कैलेंडर आता है। उस कैलेंडर में कौन से महीने से शुरुआत होती है और कौन से महीने पे खत्म होता है? जनवरी से शुरुआत होती है और दिसंबर पे खत्म होता है। तो कैलेंडर ईयर के अंदर जनवरी से लेके दिसंबर तक का टाइम पीरियड होता है। कैलेंडर के अंदर जनवरी से लेके दिसंबर तक का टाइम पीरियड होता है। लेकिन एक होता है हमारा अकाउंटिंग ईयर। कौन सा ईयर? अकाउंटिंग ईयर, जिसको हम लोग फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उसको? फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं। ये फाइनेंशियल ईयर क्यों बनाते हैं? ये फाइनेंशियल क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमें इनकम टैक्स कैलकुलेट करना होता है। हमें क्या कैलकुलेट करना होता है? इनकम टैक्स। ये इनकम टैक्स क्यों कैलकुलेट करना होता है? क्योंकि हम कुछ ना कुछ कमाते हैं। हम क्या करते हैं? कुछ ना कुछ कमाते हैं। तो कमाने के बाद हमें क्या पे करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा। तो एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर या एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर हम क्या पे करते हैं? इनकम टैक्स। और ये इनकम टैक्स कब पे करते हैं? जब प्रोप्राइटर यानी जो ओनर है वो अपने बिजनेस के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा, वो अपने बिजनेस के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा, वो अपने बिजनेस के लिए असेट्स बैलेंस शीट बनाएगा। ये क्या होता है वो आने वाले टाइम में अपने को पूरा डिटेल में देखने के लिए मिलेगा। ये बनाता है। लेकिन अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कहां से होता है? तो अकाउंटिंग ईयर और फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है। किधर से स्टार्ट होता है? अप्रैल। और खत्म होता है मार्च पे। ठीक है, यानी 1 अप्रैल से शुरू होगा और 31 मार्च पर जाकर क्या होगा? खत्म होगा। मान लो 1 अप्रैल 2019 में शुरू हुआ तो खत्म होगा 31 मार्च 2020 में खत्म होगा। 1 अप्रैल 2020 में चालू हुआ तो खत्म कभी होगा? 2021 में जाके खत्म होगा। समझा? तो अपने को क्या यहां पर देखने का है कि जो अकाउंटिंग ईयर है, क्या है हमारा? अकाउंटिंग ईयर। या जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, जो अकाउंटिंग और फाइनेंशियल ईयर है वो चालू कब होता है? अप्रैल में। और खत्म कब होता है? मार्च में। चालू कब होगा? अप्रैल में। खत्म कभी होगा? मार्च में। तो अप्रैल से लेके मार्च में हमारी चीजें क्या होती है? खत्म होती है। तो उस पर्टिकुलर पीरियड को हम लोग क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल ईयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? फाइनेंशियल ईयर बोलेंगे। या उसको क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग ईयर कहते हैं। वापस अकाउंटिंग ईयर, आज के इसमें क्या है देखा हम लोगों ने? अकाउंटिंग ईयर। ईयर मतलब पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। जब 12 महीने की बात आती है तो उसमें क्या आएगा अपने को? 12 महीने जहां पर बोला जाएगा उसको बोलते हैं ईयर। तो ईयर दो तरीके के होते हैं। एक होता है कैलेंडर ईयर होता है, दूसरा हमारा होता है अकाउंटिंग ईयर होता है। जो कैलेंडर ईयर है, जिसको हम जानते हैं कि हर साल एक कैलेंडर आएगा जो जनवरी से शुरू होता है, दिसंबर पे खत्म होता है। लेकिन अकाउंटिंग ईयर ऐसा नहीं होता। अकाउंटिंग ईयर को हम लोग फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं, जो इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए बना किया जाता है, ताकि बिजनेस के अंदर हम लोग जो भी पैसा कमाते हैं, जो भी प्रॉफिट कमाते हैं, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम ट्रेडिंग पीएनएल या बैलेंस शीट बनाते हैं। जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो अप्रैल से लेकर मार्च, यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी टोटल देखा जाए तो कितना महीना होगा? 12 महीना होगा। कितना महीना होगा? 12। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं। कोई डिफिकल्टी? लिख के ले लो। चलो, अभी हम लोग देखने वाले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं कंसर्न। कंसर्न को हम लोग सिंपल भाषा में कहते हैं फर्म या ऑब्जेक्टिव टू स्टार्ट बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट क्यों किया जाता है? ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करने का मेन मकसद क्या होता है ये देखना है। वापस देखो, कंसर्न मतलब एक ऐसा बिजनेस
या इस कंसर्न, इस फर्म को हम बिजनेस भी कह सकते हैं। लेकिन ये बिजनेस हमें बताता है कि हम बिजनेस क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मान लो मैंने एक बिजनेस चालू किया तो उसको हम लोग कंसर्न बोल सकते हैं। मैंने एक पार्टनरशिप फर्म चालू किया, उसको मैं बिजनेस कह सकता हूं। तो बिजनेस का अलग अलग नाम है, क्या है? कंसर्न, फर्म और बिजनेस, तीनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, बिजनेस, कंसर्न और फर्म तीनों का मतलब क्या होता है? सेम। अब इसके ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे हम लोग। किसकी बात करेंगे? ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव मतलब बिजनेस क्यों स्टार्ट किया जाता है, बिजनेस क्यों स्टार्ट किया जाता है। तो बिजनेस, लोगों की इंटेंसिटी अलग होती है, लोगों की बिजनेस की इंटेंसिटी क्या होती है? अलग। कोई प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस करता है, या कोई प्रॉफिट कमाने के लिए कंसर्न चालू करता है, कोई प्रॉफिट नहीं कमाने के लिए कंसर्न चालू करता है। मतलब कोई, ठीक है, एक होता है प्रॉफिट कंसर्न। कौन सा कंसर्न? प्रॉफिट कंसर्न। प्रॉफिट कंसर्न का मतलब होता है प्रॉफिट कमाने के लिए जो बिजनेस चालू करता है। और एक होता है नॉन प्रॉफिट कंसर्न। नॉन प्रॉफिट कंसर्न, इसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में या दूसरे शब्दों में कहते हैं ट्रेडिंग कंसर्न। क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग कंसर्न। और एक दूसरा होता है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। क्या होता है बेटा? नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। मतलब अगर हमने प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस चालू किया तो उसको बोलेंगे ट्रेडिंग कंसर्न। और अगर हमने प्रॉफिट नहीं कमाने के लिए बिजनेस चालू किया तो उसको बोलेंगे नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। क्या बोलेंगे? नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। दो चीज समझी? यानी जो इंसान बिजनेस, ये बिजनेस का शॉर्टकट है, जो इंसान बिजनेस प्रॉफिट के लिए करता है, जो इंसान बिजनेस प्रॉफिट के लिए करता है, वो कहां पर आएगा? ट्रेडिंग कंसर्न में आएगा। और जो इंसान बिजनेस लोगों को सर्विस देने के लिए करता है, क्या देने के लिए करता है? सर्विस मतलब सेवा देने के लिए करता है, तो उसको हम लोग कहां डालेंगे? नॉन प्रॉफिट कंसर्न या नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। यहां पर हम क्या करते हैं? परचेस और सेल ऑफ प्रोडक्ट, यानी हम यहां पर सामान को खरीदते हैं और सामान को बेचते हैं टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेस को खरीदा, सामान को मैंने 80 रुपए में खरीदा, कस्टमर को मैंने 100 रुपए में बेचा, तो 20 रुपए मेरा क्या हो गया? प्रॉफिट। यहां पे मेरा मेन मकसद क्या है? प्रॉफिट कमाने का। क्या कमाने का है? प्रॉफिट कमाने का है। लेकिन एक पार्ले जी का पैकेट मार्केट में 5 रुपए का मिलता है, मैं क्या करता हूं? कंपनी से सीधा पार्ले जी का पैकेट लेकर आता हूं और कस्टमर को 3.5 रुपए में बेचने की कोशिश करता हूं, तो क्या मैं पैसा कमा रहा हूं? नहीं। अगर मैं मान लो कंपनी से 2.5 रुपए में लेकर आता हूं और मार्केट में 3.5 रुपए का, तो 1 रुपया मुझे क्या मिल रहा है? प्रॉफिट। लेकिन ये 3.5 रुपया कंपनी के भाव से कम में मिल रहा है ना। मार्केट में कितने का मिलता है? 5 रुपए का, लेकिन मैं कितने का दे रहा हूं? 3.5 रुपए का। मार्केट से कम रेट में दे रहा हूं। क्यों कम रेट में दे रहा हूं? क्योंकि मेरा काम है लोगों को सेवा देना। सर आप प्रॉफिट भी तो कमा रहे। अरे प्रॉफिट कमाऊंगा नहीं तो लाइट बिल कैसे भरूंगा? अगर मैं 1 रुपया, अगर 2.5 रुपए का सामान लेकर 1 रुपया प्रॉफिट ऐड के 3.5 रुपया, लेकिन ये 3.5 रुपया और 5 रुपए में फर्क है। मार्केट में कस्टमर को पार्ले जी का पैकेट 5 रुपए का मिलता है, लेकिन मैं उनको 3.5 में करके दे रहा हूं, तो इसका मतलब मैं लोगों को क्या दे रहा हूं? मार्केट से कम भाव में करके दे रहा हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं? उनकी मदद कर रहा हूं मतलब मैं उनको सर्विस दे रहा हूं। लेकिन सर आप प्रॉफिट भी तो कमा रहे। वो प्रॉफिट मैं क्यों कमा रहा हूं? क्योंकि मुझे मेरे बिजनेस को चलाना है। क्यों? भाड़ा कहां से लाके दूंगा? रेंट कहां से रेंट नहीं पे करूंगा। मेरे पास जो लोग काम कर उनको सैलरी कहां से दूंगा? यानी मैं जो प्रॉफिट चार्ज कर रहा हूं क्या? नॉमिनल प्रॉफिट है। नॉमिनल मतलब कम प्रॉफिट है, इनसे तो कम प्रॉफिट है। समझा? तो बिजनेस का मतलब यहां पे क्या होता है? सर्विस देना। तो यहां पे जो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है या नॉन प्रॉफिट कंसर्न है, वो क्या करते हैं? नॉमिनल प्रॉफिट पर, नॉमिनल प्रॉफिट मतलब कम प्रॉफिट पर, नॉमिनल प्रॉफिट पर, ठीक है, नॉमिनल प्रॉफिट पर टू सर्विस। इनका पहला क्या होता है? नॉमिनल प्रॉफिट। पहला क्या होता है? नॉमिनल मतलब छोटा प्रॉफिट। दूसरा टू सर्विस टू सोसाइटी। सोसाइटी को क्या देता है? अब ये प्रॉफिट भी क्यों कमाता है? मैंने क्या किया? ये प्रॉफिट क्यों कमाता है? फॉर द सर्वाइवल। बिजनेस में चलना है ना आगे जाके लंबे समय तक। सर्वाइवल का मतलब होता है उनको भाड़ा पे करने का, रेंट पे करना है, उनको अपने एम्प्लॉय को सैलरी देनी, तो वो सबके लिए थोड़ा बहुत तो पैसा लगेगा। तो इसीलिए वो सर्वाइवल के लिए थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाते हैं।
ठीक है। अब ये बिजनेस जो जो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न होता है ना, वो कहां कहां पे काम करता है? वो कभी कभी क्या करता है, प्रोफेशन को सपोर्ट करता है। किसको सपोर्ट करता है? प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब वो स्कूल खोल सकते हैं, वो कॉलेजेस खोल सकते हैं, ताकि हम लोग बच्चों को क्या करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कम से कम पैसे पर क्या करें, पढ़ाए। कोई कोई नॉन ट्रेडिंग कंसर्न स्पोर्ट्स को सपोर्ट करता है, तो स्पोर्ट्स एकेडमी खोल देगा कि मैं गरीब बच्चों को स्पोर्ट्स सिखाऊंगा। ठीक है, तो हर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का मकसद क्या होता है, अलग होता है। ट्रेडिंग कंसर्न का मकसद क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। वो कैसे भी कमाए, कहीं से भी कमाए, कैसे भी कमाए, क्या करेगा, उसका मेन मकसद क्या रहेगा, प्रॉफिट कमाने का। वो उसके लिए वो खरीदे बेचे कुछ भी, लेकिन जो भी चीज खरीदेगा और जो भी चीज बेचेगा वो किस में खरीदेगा, प्रॉफिट में खरीद के प्रॉफिट में बेचेगा। जो भी सामान खरीदेगा उस पर प्रॉफिट ऐड करके ही बेचेगा। इसका मेन मकसद क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। लेकिन इसका मेन मकसद क्या होता है, सर्विस देना। ये सर्विस देने के साथ साथ थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी निकालता है। क्यों निकालता है, ताकि वो सरवाइव कर सके। उसको रेंट होता है, सैलरी होता है, ये सारी चीजें, छोटी छोटी जो खर्चे होते हैं वो सारे खर्चे बेयर कर सके, बिजनेस लंबे समय तक चल सके, ये सेवा थोड़ी लंबे समय तक चल सके। बच्चों को अगर वो स्कूल खोल रहा है, कॉलेजेस खोल रहा है, तो कम से कम पगार, कम से कम फीस में वो बच्चों को पढ़ाने का काम करेगा, ताकि स्कूल के अंदर जो छोटे मोटे खर्चे आते हैं, बोर्ड लाना है, मार्कर लाना है, चौक लाना है, ये सब छोटे छोटे खर्चे के लिए पैसा तो लगेगा। तो ये मार्केट जो दूसरे स्कूल वाले चार्ज करते हैं उससे कम पैसे में चार्ज करेगा या फ्री में पढ़ेगा, जैसा भी है। तो ये क्या करता है, प्रोफेशन को सपोर्ट करता है, स्पोर्ट्स को सपोर्ट करता है, या किसी तरीके के एक्टिविटी को सपोर्ट करेंगे, कोई कल्चर को सपोर्ट करता है, ठीक है, कोई अपने साइंस को सपोर्ट करता है, कोई रिलीजन के हिसाब से सर्विस देता है। तो इट डिपेंड्स, ये किसके ऊपर है कि जो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है वो उसके ऊपर है कि वो किस तरीके की सर्विस देना पसंद करता है और किसको सर्विस देता है। ये स्टूडेंट को भी सर्विस दे सकते हैं, या एल्डर्स को भी। वृद्धाश्रम सुना है, वृद्धाश्रम, जहां पे बुढ़े लोगों को लेकर जाके रख देते हैं। ठीक है, तो कुछ संस्था ऐसी जो उनका पालन पोषण करती है। कोई बच्चों को अनाथ आश्रम खोलता है, तो अनाथ आश्रम में छोटे बच्चों को पालन पोषण करते हैं। तो इस तरीके का नॉन ट्रेडिंग कंसर्न होता है। कोई स्कूल कॉलेजेस फ्री में खोल के बैठता है, तो वो सारी चीजें क्या है, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर आ जाएगी। यानी कंसर्न दो तरीके के होते हैं। ठीक है, कंसर्न मतलब फर्म मतलब बिजनेस, दो तरीके के होते हैं, जिनका मकसद के हिसाब से डिसाइड करते हैं। उनका मकसद अगर प्रॉफिट कमाना है तो वो ट्रेडिंग कंसर्न खोलेंगे, अगर उनका मकसद सर्विस करना है तो वो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न खोलेंगे। ठीक है, प्रॉफिट कमाना है तो ट्रेडिंग कंसर्न, प्रॉफिट नहीं कमाना है तो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। अच्छा, प्रॉफिट कैसे कमाएंगे, वो खरीदेंगे और बेचेंगे। खरीदने और बेचने में वो क्या करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का ऐसा काम नहीं होता। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न क्या करता है, लोगों को सर्विस देता है, लेकिन वो लोगों को प्रोडक्ट भी बेचेगा, लेकिन वो मार्केट से कम रेट पे बेचता है। डिफिकल्टी, प्रॉब्लम। नेक्स्ट टर्मोलॉजी है गुडविल। गुडविल गुडविल गुडविल, ये ऐसा वर्ड है जिसको तुम लोगों ने पहली बार शायद सुना होगा। गुडविल का मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में कहा जाए तो रेपुटेशन। सुना है रेपुटेशन का नाम? मेरी रेपुटेशन मार्केट में बहुत ज्यादा है। व्हाट इज रेपुटेशन? रेपुटेशन मतलब इज्जत। तो रेपुटेशन ऑफ बिजनेस इन टर्म्स ऑफ मनी। रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस इन टर्म्स ऑफ मनी मतलब मार्केट में आपकी इमेज बहुत अच्छी है और उस इमेज की वजह से आपको क्या मिल रहा है, पैसा। मैं बिजनेस को अगर बेचूंगा तो बिजनेस को बेचने के बाद मुझे क्या मिलने वाला है, पैसा। तो वो पैसे को वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे, गुडविल। लेकिन वो गुडविल क्या होता है कि मुझे जितना मिलना चाहिए उससे ज्यादा मिल रहा है। मतलब अगर मैं मेरे बिजनेस को बेचने के बाद मैं सोचो मुझे 12 लाख मिलना चाहिए, लेकिन मेरे पास कोई क्लास खरीदने वाला आ गया, उसने बोला सर मैं आपको 15 लाख रुपया दूंगा, तो उस 15 लाख मैं एक्सपेक्ट कितना कर रहा हूं, अभी मिल रहा है कितना, 15 लाख, तो 3 लाख ज्यादा मिल रहा है। वो 3 लाख को बोलते हैं गुडविल। क्या बोलते हैं, गुडविल। तो गुडविल का मेन काम क्या होता है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न से, एक्सपेक्टेड रिटर्न जिसको रेट ऑफ रिटर्न बोल सकते हैं हम लोग, एक्सपेक्टेड जो रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 12 लाख रुपया, ठीक है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न और एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न में, एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न जो मैंने एग्जांपल दिया वो चीजें आप लोग यहां पर अप्लाई करो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 12 लाख रुपया
लेकिन एक्चुअल में मुझे कितना मिला, 15 लाख रुपए, तो ज्यादा मिल रहा है। तो जब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न और एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न में मुझे जो एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न है वो ज्यादा है, तो उस कंडीशन में दोनों का जो डिफरेंस 3 लाख रुपीज है, वो 3 लाख रुपीज मेरे लिए क्या बन जाएगा, गुडविल। उसको बोलते हैं गुडविल, गुडविल, गुडविल। इसको हम लोग और इलेबोरेट तरीके से अगर करें तो हमारी हमने जो, अच्छा ये 3 लाख रुपए सामने वाला मुझे देगा क्यों, पहला सवाल ये भी तो है कि 3 लाख रुपए मुझे देगा क्यों। क्योंकि अगर मैंने मेरे बिजनेस के अंदर, अगर मैंने मेरे बिजनेस के अंदर क्वालिटी रखी है, क्या रखा है, क्वालिटी रखा है, मेरे बिजनेस के प्रोडक्ट बनाने की क्वांटिटी भी अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है, क्वांटिटी भी अच्छी है, मैंने जो लोगों को सर्विस दी है वो सर्विस सेटिस्फैक्ट्री है, यानी लोग उससे क्या है, सेटिस्फाइड भी है, सेटिस्फैक्ट्री है, मैंने क्वालिटी भी अच्छी दी है, मैंने क्वांटिटी भी है, मेरे पास अच्छी खासी क्वांटिटी भी है, और मैं जो लोगों को सर्विस दे रहा हूं वो क्या है, सेटिस्फैक्ट्री, यानी लोग उससे सेटिस्फाइड भी है। तो वो बिजनेस कहीं ना कहीं मार्केट में क्या कमाता है, रेपुटेशन कमाता है, क्या कमाता है, रेपुटेशन। और खुदा ना खास्ता अगर मुझे ये बिजनेस बेचना पड़े तो मुझे उस बिजनेस की वैल्यू जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं उससे ज्यादा मिलेगा। जब उसकी वैल्यू ज्यादा मिलती है तो वो मेरे लिए बन जाता है गुडविल। ठीक है, तो इसीलिए अच्छा ये रेपुटेशन, अगर मैंने मार्केट में रेपुटेशन कमाई है ये मुझे कब मालूम पड़ेगा, जब मेरा बिजनेस बेचूंगा। तो इसीलिए इस बिजनेस को मैं देख नहीं सकता, मैंने क्या सर्विस दिया मैं देख नहीं सकता, मैं सिर्फ अपना काम कर सकता हूं, मैं आपको पढ़ाने का काम कर सकता हूं, मैं अपनी क्वालिटी फोकस कर सकता हूं। लेकिन मेरा क्वालिटी अच्छा है या बुरा वो कौन जज करेगा, वो कस्टमर चेंज करने वाले, जज करने वाले। मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं, बुरा पढ़ा रहा हूं, मैं कैसा पढ़ा रहा हूं, ठीक है, वो कौन जज करता है, कस्टमर जज करेगा। तो मेरी रेपुटेशन कौन जज करेगा, कस्टमर करेगा। तो क्या वो कस्टमर वो रेपुटेशन में देख सकता हूं, नहीं, मैं सिर्फ फील कर सकता हूं कि मेरा नाम है मार्केट में, ये क्या कर सकता हूं, मैं सिर्फ फील कर सकता हूं। इसीलिए ये गुडविल को हम लोग इंटेंजिबल कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटेंजिबल का बेटा मतलब क्या होता है, विच कैन नॉट बी सीन, ओनली फील, विच कैन नॉट बी सीन, जो देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, नॉट सीन, ओनली फील, ओनली फील, देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटेंजिबल। और ये हमारे बिजनेस के लिए कहीं ना कहीं क्या प्रॉपर्टी का काम करता है, इसलिए उसको हम लोग इंटेंजिबल असेट बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं बेटा, इंटेंजिबल असेट। असेट मतलब होता है प्रॉपर्टी। अरे मैंने मेरे बिजनेस में इतना मेहनत किया, क्वालिटी दिया, क्वांटिटी के साथ, और वो भी सर्विस बहुत अच्छे से दिया, तो मेरे लिए क्या, मेरी रेपुटेशन ही सब कुछ है। मेरे लिए रेपुटेशन मेरे लिए क्या है, असेट। असेट मतलब मेरे लिए क्या होता है, एक मेरी प्रॉपर्टी है। यानी ये जो एसी सब बेच दूं, ठीक है, एसी बेंच वगैरह बेचने के बाद भी अगर कोई क्लास वाला आएगा और क्लास खरीदना पसंद करेगा या ठीक है तो टेक ओवर करने की कोशिश करेगा, तो मेरे लिए वो क्या है, रेपुटेशन है कि आशीष सर के नाम पे मेरे को 2 साल बिजनेस करने का है। बोलेगा आशीष सर के नाम पे 2 साल बिजनेस करने का है, तो भाई तुझे मेरे नाम का क्या देना पड़ेगा, पैसा। तुम अगर मेरे ऑप्शंस में मेरे नाम से बिजनेस करना चाहते हो तो आपको मुझे क्या देना पड़ेगा, पैसा। वो पैसे को हम क्या कहेंगे, गुडविल कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग, गुडविल। तो गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस का रेपुटेशन किसमें, मनी में। किसमें, मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी। इसे इसका सिंपल मतलब क्या होता है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और एक्चुअल में जो मिल रहा है वो दोनों में एक्चुअल वाला अमाउंट क्या है, ज्यादा है, उसको बोलते हैं गुडविल। जो 3 लाख रुपए ज्यादा मिल रहा है उसको बोलते हैं हम लोग गुडविल। सर क्या ये पैसा कम मिल सकता है, यस कम भी मिल सकता है। तो जब कम मिलेगा तो काय का गुडविल, है ना। अगर आपको 12 लाख मांग रहे हो, सामने वाला बोला 10 लाख ही दूंगा, तो काय का गुडविल। अच्छा मेरी क्वालिटी बहुत अच्छी है बट मेरे पास बच्चे ही नहीं है, तो ऐसे गुडविल का लेके करेंगे क्या। तो ये सारी चीजें मैटर करती है कि आप क्वालिटी, क्वांटिटी और सर्विस कैसे दे रहे हो, और वो सर्विस से बच्चे सेटिस्फाइड है क्या। मेरी क्वालिटी अच्छी है, मैं सर्विस दे रहा हूं तो बच्चे खुश भी है, तो क्वांटिटी वहां पर मैटर नहीं करती, समझा। लेकिन अगर मैं क्वालिटी दे रहा हूं लेकिन क्वांटिटी नहीं होने के वजह से मैं वो सर्विस उस लेवल पे नहीं दे पा रहा हूं, तो मैं क्या हो रहा है, अनसेटिस्फाइड कर रहा हूं, मेरे कस्टमर मुझसे क्या है, नाखुश है, तो अब मेरी बिजनेस की रेपुटेशन का करूंगा क्या।
सिंपल। तो इसीलिए गुडविल को क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब होता है नॉट सीन। इंटेंजिबल वो चीज होती है जो देख नहीं सकते, सिर्फ आप क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल असेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इंटेंजिबल असेट। डिफिकल्टी